वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से। और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं आप एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ में आप देखते हैं कि वहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम डाइल्यूशन पर, या आप इन्फिनिट डाइल्यूशन पर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ना है। जो कोलराउस लॉ है वो बताता है कि जब आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, उसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, कोलराउस लॉ की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था कुछ पहले वाले वीडियो में कि इस इक्वेशन से हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस हमने निकाला था। तो ये इक्वेशन का नाम क्या था, डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा एम नॉट है ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई किया था, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ आया था, देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स और ये है सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो आप देखेंगे y एक्सिस में आप रखेंगे लैम मोलर कंडक्टेंस और x एक्सिस में आप रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये जो m है वो स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा, और लैम्डा एम नॉट क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आया था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख रहे थे ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस साइड को डिक्रीज हो रहा है, या आप बोल सकते हैं इस साइड को आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन से क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो एक्स एक्सिस में हमने देखा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, KClB और SClB, निगेटिव स्लोप आया देख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं अगर आप जैसे जैसे इस साइड को आ रहे हैं y एक्सिस में कंसंट्रेशन को कम कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, डिसोशिएट हो चुका होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बस थोड़ा बहुत क्यों बढ़ रहा है कि इनके बीच में जो आप बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन है थोड़ा बहुत उसको कम कर देंगे आप, तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आपको मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग और लास्ट में जब आप इन्फिनिट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस में ये पूरा यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कट कर रहा है पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डाइल्यूशन लैम्डा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, हमने बोला था एक टाइम के बाद मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम डाइल्यूशन पर या इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आप इस ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इसी इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को किसके लिए भी अप्लाई किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। जो डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन है इसको हमने वीक के लिए भी अप्लाई किया था। तो देखो वीक के लिए कुछ ऐसा आया था, ठीक है, आप देख रहे हैं वीक के लिए। तो हमने बोला जो एसिटिक एसिड है उसका हम मोलर कंडक्टेंस देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस साइड को कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं या डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में, यहाँ पर है मोलर कंडक्टेंस। तो अब आप देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो ग्राफ आ जा रहा है देख रहे हो आप, ऐसे चले जा रहे हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेट हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आप देखो CH3COH है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली डिसोशिएट जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे इसका मैक्सिमम जो डाइल्यूशन होगा। जैसे आप जीरो कंसंट्रेशन है ना, अब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे वहाँ पर आपको इजीली पता नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार डाइल्यूशन करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ते जा रही होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से या इस ग्राफ की हेल्प से आप मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आते जा रहा होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। ऐसे कट नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम हो गया है। तो इस ग्राफ से आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस इसका कितना हो सकता है। तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, कोलराउस लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोलराउस लॉ का यूज़ करेंगे। तो कोलराउस लॉ क्या बोलता है,
यही हमने देखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा कि जब इन्फिनिट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोलराउस लॉ, ठीक है। और भी एप्लीकेशन है उसकी कोलराउस लॉ, मेनली हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है कोलराउस लॉ। तो यहाँ पर आपको कोलराउस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उसने क्या देखा था, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उनके लिए मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन निकाला। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आसानी से निकाल सकते हो ना आप ग्राफ से। तो उसने क्या देखा, देखो आप देख रहे हैं यहाँ लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका आ रहा है 149.9, इसका 126.5, और इन दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन का जो डिफरेंस है वो 23.4 आ रहा है। अब देखो इसने क्या किया यहाँ पर, इसमें था K पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, और आपका जो एनाइन है वो क्या है, क्लोरीन है। अब देखो इसने एनाइन यहाँ पर बदल दिया है, एनाइन बदला है क्या, पोटेशियम और सोडियम तो वैसे ही रहा, एनाइन बदल दिया, NO3 निगेटिव ले लिया, नाइट्रेट आयन ले लिया, ठीक है। तो तब भी इन दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस आ रहा है वो 23.4 ही आ रहा है, ठीक है, दोनों का मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस। फिर से हमने क्या किया यहाँ पर, एनाइन को चेंज किया, कैटाइन को वही रहने दिया कि Na तो यही है, पोटेशियम और सोडियम तो वही रहा कैटाइन, और Br यहाँ पर बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रेट था, अब यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, ब्रोमाइड आयन। तो इनका जो मोलर कंडक्टेंस है इनका डिफरेंस भी क्या है, 23.4 आ रहा है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि आप एनाइन कुछ भी ले लें, एनाइन कुछ भी लें, चाहे आप क्लोरीन लें, चाहे आप नाइट्रेट आयन लें, चाहे आप ब्रोमाइड आयन लें, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू में आप देख रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है मोलर कंडक्टेंस का, जो कैटाइन और एनाइन। अब देखो एनाइन की वजह से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एनाइन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस जो आ रहा है सभी के लिए क्या आ रहा है, 23.4 ही आ रहा है, चाहे आप Cl रखें या NO3 निगेटिव रखें या Br निगेटिव रखें, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब इन्फिनिट डाइल्यूशन होगा तो जो ये पोटेशियम और सोडियम है इनका जो मोलर कंडक्टेंस होगा ये किसी एनाइन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। इनका अपना क्या होगा, सेपरेटली मोलर कंडक्टेंस होगा, ये एनाइन पर डिपेंड नहीं करेंगे जिस भी एनाइन के साथ ये एसोसिएट है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं KCl और KNO3 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, कैटाइन को कॉमन कर दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप एनाइन को चेंज नहीं करेंगे, कैटाइन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है पोटेशियम आपके पास कैटाइन, और यहाँ पर सोडियम कैटाइन, और यहाँ पर लिथियम आपके पास क्या है, कैटाइन है। और एनाइन को आप वहीं ClNO3 यहाँ भी है, ClNO3 यहाँ भी है, ClNO3 यहाँ भी है। तो देखो सभी का जो मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो डिफरेंस आ रहा है 4.9, 4.9, और लास्ट वाले में भी देख रहे हो आप 4.9 आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो क्लोरीन और NO3 निगेटिव है, ठीक है, इनका जो मोलर कंडक्टेंस है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर कैटाइन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पोटेशियम था, यहाँ सोडियम था, यहाँ पर लिथियम था। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे इनका मोलर कंडक्टेंस कैटाइन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इनका अपना जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, सेपरेट मोलर कंडक्टेंस होगा। ऐसा नहीं होगा कि कैटाइन की वजह से इनमें कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट से उसने फिर एक लॉ दिया कि उसने बताया कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पर कोई भी एनाइन या कोई भी कैटाइन वो अपना सेपरेटली या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करता है और इंडिपेंडेंटली मोलर कंडक्टेंस को शो करता है, चाहे आयन उसके साथ दूसरा जो एसोसिएटेड आयन है वो कुछ भी हो, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यही स्टेटमेंट बोलता है कोलराउस लॉ का, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट देखो कोलराउस लॉ का बोलता है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, जो आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, वो कैटाइन एनाइन अपने एसोसिएटेड आयन के साथ डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं क्या स्टेटमेंट बोलता है, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तभी तो होगा ना इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, हर एक आयन क्या है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है मोलर कंडक्टेंस में।
ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। अदर आयन जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड, जिसके साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट आयंस होंगे इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, उसका अपना जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये देखो, ठीक है, एक मिनट, ये देखो ऐसे, जैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस नॉट लगा हुआ है तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्ट ऑन HCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे इनका इसका अलग मोलर कंडक्टेंस होगा, इसका अपना अलग मोलर कंडक्टेंस होगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl, इसका अपना अलग मोलर कंडक्टेंस होगा, इसका अलग मोलर कंडक्टेंस होगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि फ्री हो जाएंगे, पूरा डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह H2O के लिए, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है कोलराउस लॉ कि जब आप माइग्रेशन, इस वाले में भी लास्ट में देखो आप, लैम्डा m0 इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन, ठीक है, इतना ही आप देख रहे हैं लास्ट इक्वेशन में। तो अब हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हर एक आयन इन्फिनिट डाइल्यूशन पर फ्री होता है, ठीक है, तो अब यहाँ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोलराउस लॉ, तो पहला तो वही एप्लीकेशन होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, ठीक है। तो जैसे आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, आप एसिटिक एसिड है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो जब आप ये इन्फिनिट डाइल्यूशन पर होगा तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंट ऑफ एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यही तो होगा ना। तो हमें यही तो चाहिए, हमें इन्फिनिट डाइल्यूशन पर एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस चाहिए और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर H पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको पता चल जा रहा है तो आप एसिटिक एसिड के लिए निकाल सकते हैं। अब देखो आप क्या करोगे यहाँ पर से, ये तो कोलराउस लॉ बोलता है ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, इनका अपना सेपरेटली क्या होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे अपने मोलर कंडक्टेंस के लिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, H पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। तो वो कैसे करेंगे, देखो जैसे आप अगर आपने CH3COH है, तो आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें एसिटेट आयन हो जाए, और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिससे H पॉजिटिव आ जाए, और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिससे जो चीज़ इसमें बच रही है, जो इलेक्ट्रोलाइट से एक्स्ट्रा आ रहा है, उसके मोलर कंडक्टेंस को आप माइनस कर सकें, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, तो आपके पास तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, CH3CONA सोडियम एसिटेट, HCl एंड NaCl, और तीनों के तीनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए और H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के मोलर कंडक्टेंस को आप कहाँ से निकाल सकते हो, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, जो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो इन दोनों के लिए तो वहाँ से निकल जाएगा। अब NaCl का भी वहीं से निकलेगा क्योंकि NaCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको CH3CONA का मोलर कंडक्टेंस आपने निकाला, HCl का निकाला और इसका निकाला NaCl का, तो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो अगर हम बोले मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONA, तो इससे हमें चाहिए सिर्फ CH3CO नेगेटिव, तो CH3CO नेगेटिव चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, लैम्डा m0 ऑफ CH3CO नेगेटिव, और आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव का चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल किसका चाहिए, CH3COH का चाहिए, तो आप प्लस इसमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपको इतना तो मिल गया, लेकिन आपके पास इन दोनों से दो चीज़ एक्स्ट्रा आ गई ना, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव।
तो इसका आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इनके मोलर कंडक्टेंस को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इन्फिनिट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव का जो है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी, तो वो इक्वेशन आपकी ये बनेगी, देखो CH3CONa, ठीक है, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इन्फिनिट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो प्लस करने से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का हमें मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा, H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव। NaCl से जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो हमने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो अब इनका मोलर कंडक्टेंस कहाँ से निकालना पता है नहीं आपको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आप निकाल सकते हो एक्सट्रापोलेशन करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। एक इनका क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो वो वहाँ से निकल जाएगा ग्राफ से। और जो जिसका आपको चाहिए, जिसको माइनस करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका भी निकालोगे। जो आयन बचेंगे, क्योंकि हमने बोला इन्फिनिट डाइल्यूशन पे तो आयंस का इंडिपेंडेंट होता है, तो आयंस अपना सेपरेटली मोलर कंडक्टेंस शो करते हैं। तो इस इक्वेशन से आपको क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये तो पहला एप्लीकेशन यही है कि हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, ठीक है। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर ये बेहतरीन तरीके से दे रखा है, देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, CH3CO नेगेटिव का निकाल लो और H पॉजिटिव का निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप इस CH3CO नेगेटिव का मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, कैसे, CH3CO नेगेटिव का प्लस Na पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। फिर आप HCl का निकाल देंगे, क्योंकि HCl से आ जाएगा आपको H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नीचे, आपको Na पॉजिटिव नीचे और Cl नेगेटिव नीचे, ठीक है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, तो आप इसका माइनस कर लोगे ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, CH3COH का जो है मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पे निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप किसके लिए कर सकते हैं, आप कोई भी अदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हैं, जैसे आप NH4OH के लिए कर सकते हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH। अब ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब आप कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे जहाँ से NH4 पॉजिटिव आ जाए और OH नेगेटिव आ जाए, और वो सारे क्या हों, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, NH4 पॉजिटिव मिल जाएगा, प्लस आपको क्या चाहिए, OH चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा OH, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, Na पॉजिटिव और Cl, तो माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहला एप्लीकेशन यही है, ठीक है। तो अब दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकालना है अल्फ़ा, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप क्या निकालते हैं, अल्फ़ा निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस प्लस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। क्योंकि हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता नहीं है, तो उसका कुछ परसेंट डिसोसिएट होता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल आप नीचे ले लेंगे और कितना डिसोसिएट हुआ है ऊपर लेंगे, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। अब क्या क्या हो सकता है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है। तो इससे क्या आएगा आपका, मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, वही तो आएगा ना, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो नंबर ऑफ आयंस हैं उसमें। अब नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो कितना डिसोशिएट हुआ है उससे मोलर कंडक्टेंस आएगा। तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड इनटू आयंस की जगह आप लैम्डा m कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा m अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट बोल रहे हैं, वो अगर कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं तो आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा ना। मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा तो इससे अल्फ़ा दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। आपको मॉलिक्यूल्स का तो पता नहीं लगेगा, अब मॉलिक्यूल्स तो काउंट करते नहीं रहोगे ना सॉल्यूशन में, आपको चाहिए मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो मीटर का प्रयोग करके, ठीक है, जो कंडक्टोमीटर होता है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो जो लैम्डा m नॉट है,
अगर ये आपको पता चल जाए तो आपको ये भी पता चल जाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे वो अगर कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएं तो उनकी वजह से मोलर कंडक्टेंस आएगा वो लैम्डा एम नॉट होगा। अब लैम्डा एम नॉट कहाँ से निकालेंगे? कोलराउस लॉ से, ठीक है, कोलराउस लॉ का यूज़ करेंगे, या पहला वाला एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनिट डाइल्यूशन में निकालें। तो बात जितना यहाँ से आएगा, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तब भी जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल आएगी, अल्फा इक्वल लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है उसके लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है, ये लैम्डा एम होगा, ठीक है, लैम्डा एम नॉट नहीं होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो इससे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। लैम्डा एम नॉट कहाँ से निकालेंगे? पहले वाले एप्लीकेशन से जहाँ पर कोलराउस लॉ का यूज है। थर्ड एप्लीकेशन है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जो 100% सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, कुछ अमाउंट में डिजॉल्व हुआ उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे आपके पास है सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्रोमेट है, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो ये क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अगर इनकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आपने निकालनी है तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? जब इन्फिनिट डाइल्यूशन होगा, ठीक है। अब जैसे AgCl ही है तो जब ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा तो Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा ना। अगर कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है तो AgCl फॉर्म भी इसका सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। आपको ये चाहिए Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब तक कम्प्लीटली बनता नहीं है तब तक हम मैक्सिमम इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक इक्वेशन याद आ रही होगी, इससे पहले हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू आपका क्या था? K इंटू 1000 अपॉन C, ठीक है। तो ये जो C था ये क्या था? कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी तो होती है, जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? इस C को मैं S बना सकता हूँ ना, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। अब आपको सॉल्युबिलिटी एट मैक्सिमम डाइल्यूशन पे या इन्फिनिट डाइल्यूशन पे निकालना है तो आप क्या कर दोगे? इस लैम्डा एम को आप क्या कर दोगे? लैम्डा एम नॉट कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये जो लैम्डा एम नॉट अगर आपको पता चल जाता है तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं ना, या आप बोल सकते हो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी आप निकाल सकते हो, कितनी मैक्सिमम कितना सॉल्युबल होगा। तो मैक्सिमम जो सॉल्युबल होगा अगर आप लैम्डा एम नॉट निकाल लेते हैं, लैम्डा एम नॉट कैसे पता चलेगा? वही लैम्डा एम नॉट इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस है इन्फिनिट डाइल्यूशन, कोलराउस लॉ का यूज़ करके AgCl का निकालना है तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की वजह से जो मोलर कंडक्टेंस आएगा तो उससे जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आएगा तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? वो आप कोलराउस लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा एप्लीकेशन था कोलराउस लॉ का, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ, इससे बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको PDF के फॉर्म में आपको क्वेश्चन भेजूँगा और बाकी जितना भी आपको समझ में नहीं आया जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।